शैल विकास कुमार कल्याण। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे। ठीक है, तो जो अपन ने पिछला वीडियो बनाया था उसमें अपन ने क्या पढ़ा था? तो अपन ने जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें अपन ने पढ़ा था जो रेस्पिरेशन है उसकी मैकेनिज्म और जो कैपेसिटीज़ वगैरह हैं उसके बारे में अपन ने पढ़ा था, यानी जो ARV IRV वगैरह क्या होते हैं। ठीक है, आज जो अपन वीडियो बनाएंगे, जो भी मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें अपन क्या पढ़ेंगे, उसकी जो चैप्टर है उसकी जो नेक्स्ट हेडिंग है, यानी जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज या फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यानी गैसों का विनिमय या फिर आदान प्रदान या फिर गैसों का परिवहन कैसे होता है। यानी जो अपनी बॉडी है, जो अपना ब्लड है, ठीक है, अपनी बॉडी के अंदर CO2 और जो O2 का ट्रांसपोर्ट वगैरह कैसे होता है, फिर किस फॉर्म में होता है, उसकी बात करेंगे अपन। तो ठीक है, अपना जो हेडिंग है उसका नाम क्या है? ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो सबसे पहले इसमें आता है एक्सचेंज। एक्सचेंज यानी विनिमय या फिर आदान प्रदान। ठीक है, मतलब एक्सचेंज यानी आदान प्रदान, एक जगह से दूसरी जगह उनका विनिमय। ठीक है, तो इसमें अपन किसका एक्सचेंज पढ़ेंगे? जो गैसेज वगैरह है, यानी CO2 और O2 का। ठीक है, जैसे मान लो कोई मेम्ब्रेन है, इसके आर पार इसको अपन को पहुंचाना है, तो ये किस बेस पे जाएंगे? या तो अपन बोल सकते हैं इनका जो प्रेशर है, यानी प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट यानी दाब प्रवणता। इधर दाब ज्यादा है, मान लो प्रेशर ज्यादा है, इधर प्रेशर कम, इधर से इधर गैस अपने आप आ जाएगी। या फिर सांद्रता, यदि CO2 की सांद्रता कंसंट्रेशन ज्यादा है, इधर मान लो कम है, तो ये इधर से इधर आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब एक्सचेंज या फिर विनिमय जो दर है किस पे डिपेंड करेगी? एक तो उसकी जो प्रेशर ग्रेडियंट यानी दाब प्रवणता, किस साइड दाब ज़्यादा है, एक सांद्रता पे डिपेंड करेगी। ठीक है, यानी कंसंट्रेशन ज़्यादा किस तरफ है, और तीसरी बात किस पे डिपेंड करेगी? ये जो मेम्ब्रेन है इसकी मोटाई पे भी डिपेंड करेगी। इस पे इसकी जो विड्थ है या फिर इसकी मोटाई है, जिसके आर पार अपन को उसको एक्सचेंज करवाना है। ठीक है, इसके अलावा किस पे डिपेंड करेगी? जो यहाँ पर इसको सोल्यूबिलिटी, सॉरी इसकी जो वो है विलेयता, ठीक है, इसकी विलेयता, ठीक है, यानी सोल्यूबिलिटी, ठीक है, इस पे डिपेंड करेगी। यानी जो CO2 है इसकी मान लो यदि घुलनशीलता या फिर विलेयता ज़्यादा है, ठीक है, तो ये इसके आर पार आसानी से चले जाएगी, किसकी बजाय जो आसानी से घुलनशील नहीं हो। ठीक है, तो ये विनिमय दर किस पे डिपेंड करेगी? प्रेशर ग्रेडियंट, अपनी सांद्रता या फिर उसकी जो मेम्ब्रेन की मोटाई या फिर विलेयता, इस पर डिपेंड करेगी। तो अपनी बॉडी के अंदर जो गैसेज है उनका ट्रांसपोर्ट कहाँ कहाँ होता है वो अपने को देखना, सॉरी जो एक्सचेंज है वो कहाँ कहाँ होता है वो अपन देखेंगे। तो अपनी बॉडी के अंदर दो जगह एक्सचेंज होता है, दो लेवल पे। तो सबसे जो पहले वाला लेवल है उसकी बात करें तो पहला होता है अपना एल्यूलाई, एट द एल्यूलाई लेवल पे। ठीक है, दूसरा कौन सा है? ट्यूसी लेवल पे। ठीक है, तो ये मान लो अपनी ये थी एल्यूलाई, ठीक है, ये थी अपनी ब्लड वेसल्स है। ठीक है, ये अपनी एल्यूलाई, ये अपनी ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो इसके अंदर मतलब O2 तो यहाँ आएगी, ठीक है, और CO2 बाहर निकलेगी, CO2 तो इधर जाएगी और O2 अंदर आएगी, ये सिस्टम होता है। तो ठीक है, तो मतलब दो लेवल पे होता है। तो सबसे पहले हमारा एल्यूलाई लेवल पे, तो यानी एल्यूलाई पे यानी कुपिका और जो ब्लड वेसल्स है इनके बीच में यदि एक्सचेंज हो गैसों का, ठीक है, तो CO2 और O2 का एक्सचेंज कहाँ किस कहाँ पर होगा? ये तो एल्यूलाई पे एंड एल्यूलाई और जो ब्लड वेसल्स है इनके बीच में भी इनका जो एक्सचेंज होता है उसको तो अपन बोलते हैं एल्यूलाई लेवल पे एक्सचेंज। और दूसरा टिश्यू लेवल पे, जैसे मान लो यहाँ से जो ब्लड वेसल्स है, ये मान लो कोई टिश्यू है, यहाँ पर पहुँच गई, मान लो अपना टिश्यू है, तो टिश्यू में क्या होता है ज़्यादा? CO2, तो यहाँ पर मान लो CO2 तो टिश्यू से इस ब्लड वेसल्स में आएगा, और जो O2 है वो ब्लड वेसल से टिश्यू में आएगा। तो दूसरा जो यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है टिश्यू लेवल पे, टिश्यू और ब्लड वेसल्स के बीच में, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? टिश्यू लेवल पे एक्सचेंज। तो अपनी बॉडी में दो ही तरह का एक्सचेंज हो सकता है, एल्यूलाई लेवल पे और टिश्यू लेवल पे एक्सचेंज होता है। ठीक है,
एक्सचेंज हो गया। अब जो एक्सचेंज मैंने बताया वो किस पे डिपेंड करता है, मैंने भी आपको बताया कि ये तो मोटाई पे डिपेंड करता है, एक सांद्रता, एक प्रेशर ग्रेडियंट, एक घुलनशीलता है, फिर विलेयता, इस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये अपनी कुप्पी का है एल्यूलाई, ये अपनी एल्यूलाई है, ये ब्लड वेसल्स है। ये जो कुप्पी का है, ठीक है ना, विनिमय का होता है अपने कुप्पी का की जो मेन जो सर पे जो उसकी लेयर है इस पे तो होता है, उसकी परत पे या फिर सतह पे। ठीक है, तो इसकी जो ये है मेम्ब्रेन कितनी लेयर से मिलकर बनी थी, मान लो ये जो बेसमेंट लेयर है यानी एक्सचेंज लेयर है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, एक्सचेंज लेयर। एक्सचेंज इसको अपन तीन बिंदु से ऐसे डिनोट कर सकते हैं। जैसे पहला किस किस से मिलकर बनी होती है, तो पहला इसमें जो एल्यूलाई है उसकी सिंपल स्क्वेमस, मैं यहाँ लिखता हूँ सिंपल, किसकी है, कुप्पिका की, यानी कुप्पिका की सरल उपकला, सॉरी सल की उपकला ना। तो सबसे पहले जो सल की एपिथेलियम किसकी, कुप्पिका की। दूसरी कौन सी है, जो ब्लड वेसल्स है उसकी एंडोथेलियम, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड। ठीक है, ये भी कौन सी होगी, सिंपल स्क्वेमस, सरल सेल की उपकला होता है। ठीक है, तीसरी कौन सी है, इनके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है, ठीक है, जो मेम्ब्रेन है उसको अपन क्या बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन। इस पे डिपेंड करता है, मतलब ये तीन जो ये है एक्सचेंज लेयर किस किस से मिलकर बनी होती है, जो एल्यूलाई है कुप्पिका उसकी सरल सेल की उपकला, ठीक है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। दूसरी बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई। तीसरी कौन सी है, जो ये है ब्लड वेसल उसकी एंडोथेलियम। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सचेंज लेयर। तो इसी के मतलब जो इन्हीं के द्वारा ही एक्सचेंज होता है गैसों का। ठीक है, जो अपनी इसकी एंडोथेलियम वगैरह जो स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक्सचेंज हो गया अपना, एक्सचेंज कहाँ काम होता है वो मैंने पढ़ लिया। मैंने बताया जो एक्सचेंज है किस किस पे डिपेंड होता है, तो मेनली प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, तो मैं आपको भी बताता हूँ। उससे पहले जो अपनी बॉडी है इसके अंदर अपने को जो CO2 वगैरह O2 का प्रेशर ना कितना होता है वो अपने को ध्यान में होना चाहिए। तो ठीक है, सबसे पहले आप ये समझो, ये अपनी कुप्पिका, ठीक है, ये अपनी ब्लड वेसल्स, ठीक है, ये अपना हार्ट आ गया। ठीक है, मान के चलो से ये ऊपर वाली एट्रियम और नीचे वेंट्रिकल। ठीक है, यहाँ से इसमें आया, ठीक है, इसमें गया, ये अपने बॉडी के पार्ट्स हैं, बॉडी के क्या पार्ट्स है, फिर टिश्यू बोल सकते हैं इनको, टिश्यू से इसमें जाएगा फिर वापस ऐसे जाएगा। ठीक है, ये कौन सा है, ये तो है एल्यूलाई, एल्वियो कुप्पिका हो गई। ठीक है, ये अपना हार्ट हो गया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको देखो सिस्टेमिक सिस्टेमिक आर्टरी या फिर महाधमनी, महाधमनी होगी। ठीक है, और ये कौन सा अपना सिस्टेमिक वेन, महाशिरा। ठीक है, वेन, सिस्टेमिक वेन, सिस्टेमिक आर्टरी। ठीक है, टिश्यू पर आ गया, यानी ब्लड है यहाँ से आया बॉडी पार्ट्स में आया, फिर यहाँ से जो राइट वाला एट्रियम से फिर राइट वेंट्रिकल के थ्रू ये जो अपने फेफड़े हैं, ठीक है, वहाँ तक जाएगा, लंग्स वगैरह, लंग्स में एल्यूलाई तक जाएगा। ठीक है, और ये जो अपनी है इसको अपन बोलते हैं फुफ्फुसीय सिरा या फिर फुफ्फुसीय वेन। ठीक है, प्लूरल वेन। ठीक है, ये कौन सी होगी, प्लूरल आर्टरी यानी फुफ्फुसीय धमनी। आर्टरी सॉरी। ठीक है, इस साइड जो अपना लेफ्ट साइड होता है, ठीक है, उस साइड अपना कौन सा ब्लड मतलब सर्कुलेट करता है, अपना ऑक्सीजनेटेड O2। ठीक है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक
ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी शुद्ध इधर अशुद्ध रक्त बहेगा। ठीक है, अपनी एलुमनाई। तो जो एक्सचेंज है वो तो बड़ा हो गया। ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट है उसके ऊपर बात करें तो ट्रांसपोर्ट यानी गैसों का जो ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, तो किस बेस पे करता है, या फिर एक्सचेंज किस बेस पे होता है, यानी प्रेशर ग्रेडियंट। तो जो बार है, बार क्या है इसका, वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर, तो जो CO2 और O2 है, CO2 और O2 इनका प्रेशर या फिर बार कितना होता है, आंशिक दाब कितना होता है। उससे पहले जो मैंने अभी वर्ड बोला आंशिक दाब। ठीक है, जो प्रेशर होता है, मान लो किसी भी एक गैस का जो दाब की बात करें तो उसको अपन क्या बोलते हैं, यानी गैसों के मिश्रण में किसी एक गैस के दाब का योगदान, उसको अपन क्या बोलते हैं, आंशिक दाब। जैसे कुल दाब क्या है, O2 और CO2 का। इनमें बोलूँगा O2 और CO2 का जो प्रेशर है, इनमें O2 का कितना योगदान है, तो उसको अपन किसे डिनोट करेंगे, आंशिक दाब से। किसे, P पार्शियल प्रेशर, यानी O2 का आंशिक दाब, CO2 का आंशिक दाब, इसे डिनोट करेंगे। जो वायुमंडल है उसमें जो O2 है उसका कितना होगा प्रेशर, 162 mm ऑफ Hg। कितना होगा, 162 mm ऑफ Hg। और CO2 है उसका कितना होगा, 0.3 mm ऑफ Hg, यानी ये Hg क्या है, इसकी प्रेशर की यूनिट है। ठीक है, इतना हो गया 162 और 0.3। इसके बाद में अपन बात करें जो टिश्यू लेवल है, टिश्यू यहाँ पर कितना होता है, यानी O2 है उसका कितना होगा और CO2 का कितना होगा। जो O2 है उसका कितना होगा 40 और जो CO2 उसका कितना होगा 45। और जो ये टिश्यू में कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड। और जो यहाँ पर भी कौन सा होगा, इस टाइम जो वेन है यहाँ पर भी कौन सा होगा, यही होगा। O2 का तो हो गया 40 और CO2 कितना हो गया 45 mm Hg। और इधर कितना होगा, सिस्टमिक आर्टरी में O2 का तो कितना होगा, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो कितना होगा O2 का 95 mm ऑफ Hg। और जो CO2 है उसका कितना होगा प्रेशर 40। ठीक है, इतना हो गया। यहाँ पर 159.3 जो कूपी का एल है, इसके अंदर O2 का तो कितना होगा 104। और जो CO2 है उसका कितना होगा 40। कितना होगा 40। ठीक है, अब मैंने बताया आपको जो प्रेशर है उसके हिसाब से जो O2 है जो गैस है उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, यानी प्रेशर ज़्यादा से कम की तरफ। तो सबसे पहले देखें तो PO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना है 159, अंदर कितना है 104। तो जो PO2 कहाँ से कहाँ तक आएगा, बाहर से अंदर, यानी वायुमंडल से एलुमनाई में प्रवेश करेगा, फिर इस साइड जाता हुआ, यानी यहाँ पे कितना बनाएगा 95। तो 104 से कहाँ पर है 95, इस साइड जाता हुआ यानी इधर आएगा। ठीक है, 195 तक आ गया। फिर 95 से कहाँ आएगा, O2 की बात करें फिर 40 पे, 95 से इधर 40 पे, फिर यहाँ पर नॉर्मल 40 है, फिर 40 से यहाँ पे कितना है। ठीक है, यहाँ ये O2 यहीं तक खत्म हो जाएगा, यानी टिश्यू लेवल तक चली जाएगी। ठीक है, CO2 यहाँ पर कितना है 45, तो 45 यहाँ पर 45। ठीक है, यहाँ पर कितना है 40, यहाँ से जाता हुआ ये 40 तक आ जाएगा। फिर 40 से बाहर, 40 तो कूपिका के अंदर है, फिर बाहर कितना है वायुमंडल में 0.3। तो 40 और 0.3 कितना गैप आ गया, तो 40 से 0.3, यानी जो कूपिका से बाहर CO2 गैस निकल जाएगी। तो यानी किस चीज़ पे डिपेंड करता है, प्रेशर आंशिक दाब, सॉरी किस पर डिपेंड करेगा, जो भी गैस है, यानी गैसों के मिश्रण में किसी गैस के दाब को आंशिक दाब कहते हैं। ठीक है, यानी पार्शियल प्रेशर उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, यानी इसकी जो ग्रेडियंट है, सांद्रता की साइड ज़्यादा है, उस पर डिपेंड करता है, यानी ज़्यादा से कम की तरफ। तो ये होगा अपना ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ये होगा अपना ट्रांसपोर्टेशन। अब अपन बात करें यानी जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है गैसों का, तो किस फॉर्म में हो रहा है, यानी किसके थ्रू हो रहा है, आरबीसी के थ्रू हो रहा है, फिर प्लाज्मा के थ्रू, या फिर किस फॉर्म में हो रहा है, वो अपन वही बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें O2 का, फिर बात करें अपन CO2 का। और जो मैंने भी आपको एक पॉइंट बताया, जो CO2 और O2 का जो ट्रांसपोर्ट है, जो मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, तो किस पर डिपेंड करता है, घुलनशीलता। तो इसका एक एग्जांपल है जो CO2 और O2 है, इनमें जो CO2 है उसकी घुलनशीलता 20 से 25 गुना ज़्यादा होती है, किससे, O2 की घुलनशीलता से। ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन किसका होगा, CO2 का ज़्यादा होगा। ठीक है, पॉइंट ही आता है। अब बात करें हम, यानी O2 का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, किस फॉर्म में होता है। ठीक है, तो O2 अपनी ब्लड में, मेनली O2 किसके थ्रू जाएगी, ब्लड। तो ब्लड में क्या है, आरबीसी प्लस प्लाज्मा। तो आरबीसी यानी 97% तो किसके द्वारा होगा, आरबीसी के द्वारा।
और जो बाकी 3% है वो प्लाज्मा के थ्रू घुलनशील या फिर घुली अवस्था में होगा, ठीक है, यानी घुलनशील फॉर्म में चला जाएगा। और 97% आरबीसी के थ्रू जाएगा। और 97% आरबीसी, तो आरबीसी में भी क्या होता है, हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन मतलब हीमोग्लोबिन में 4 पोरफायरिन बले होती है, क्या होती है, 4 पोरफायरिन बले होती है, यानी इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है समथिंग, ठीक है। इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। तो इसमें मतलब पोरफायरिन 4 पोरफायरिन वाला है, तो एक पोरफायरिन वाले पे एक Fe प्लस एक Fe+, तो जो Fe+2 है, Fe+2 के फॉर्म में होता है, यानी 4 पोरफायरिन वाला है, ठीक है। एक पोरफायरिन वाले में एक Fe+2, जो Fe+2 है वो क्या करता है, जो अपने क्या है O2 है उससे कनेक्ट होके उसको आगे ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। यानी हीमोग्लोबिन में 4 पोरफायरिन वाला है, तो जो एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन अणु का ट्रांसपोर्टेशन करेगा, 4 का क्यों करेगा, क्योंकि उसमें 4 पोरफायरिन और प्रत्येक में एक Fe+2, तो वो 4 का कर देगा, ठीक है। तो किसके फॉर्म में हो गए, यानी जो हीमोग्लोबिन किससे जुड़ेगा, O2 से जुड़ेगा और वापस आगे ट्रांसपोर्टेशन में काम में आएगा, तो ये देखते हैं, ठीक है। 97% आरबीसी के थ्रू, ठीक है, यानी इसमें भी आरबीसी में भी कौन, हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना आप, ये अपने मान लो कुपी का है, ठीक है, ये अपना टिश्यू मान के चलो, ये क्या अपना टिश्यू, ये क्या अपनी एलुलाई, ठीक है। तो एलुलाई में तो क्या ज्यादा होता है, पार्शियल प्रेशर O2 का ज्यादा होता है, नहीं ऑक्सीजन गैस का जो आंशिक दाब है ज्यादा होगा, ठीक है, और जो CO2 है उसका क्या होगा, कम, ठीक है। तो इसका ज्यादा, इसका CO2 का जो आंशिक दाब वो क्या होगा, कम होगा, यानी CO2 यहाँ पर कम होगी, ठीक है, उसका आंशिक दाब अभी देखा था अपन ने। उसके बाद में जो H+ की कंसेंट्रेशन है, ठीक है, वो भी क्या है, कम है, ठीक है। इसके अलावा जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो भी क्या है, कम है। तो ये 4 घटक मैंने बताए वो डिपेंड करते हैं, यानी जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होगा या फिर CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होगा, ठीक है। यानी कुपिका की बात करूँ मैं, तो एलुलाई में क्या होता है, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 को तो ज़्यादा होगा और बाकी तीनों क्या होंगे, कम होंगे। तो ये कम होंगे, ये ज़्यादा होगा, तो इससे क्या होगा, यानी जो हीमोग्लोबिन है किससे जुड़ेगा, O2 से जुड़ेगा, यानी जैसी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वो हीमोग्लोबिन से जुड़ जाएगा। तो कुपिका में PO2 ज़्यादा, ये बाकी कम, तो कौन सा जुड़ेगा इसमें, O2 जुड़ जाएगा, ठीक है। यानी कुपिका में हीमोग्लोबिन से O2 जुड़ते हैं, इसको अपने क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ गया, अपनी टिश्यू लेवल पे। अब टिश्यू लेवल में जस्ट इसका अपोजिट होता है, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 का तो कम होता है, CO2 का आंशिक दाब ज़्यादा होता है, H+ यहाँ पर ज़्यादा होते हैं, ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पर ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो ये HbO2 बना, ठीक है, ये किसमें टूट जाएगा, हीमोग्लोबिन प्लस O2 में, यानी यहाँ पर तो ऑक्सीजन जुड़ा इससे, सॉरी, ठीक है ना, यहाँ पर तो एक जुड़ा HbO2 बन गया, यहाँ पर जाके विभाजित हो गया, यानी हीमोग्लोबिन अलग हो गया और O2 का जो मोलिक्यूल है अणु क्या हो गया, अलग। तो किस पे डिपेंड करता है, ये जो 4 मैंने घटक बताए उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये कुपिका में PO2 ज़्यादा होता है, बाकी तीनों कम, जो टिश्यू है इसमें PO2 कम, बाकी ज़्यादा, तो इस पर डिपेंड करता है। अब एक पॉइंट और होता है इसमें, H+ की बात करें, H+ कम तो pH क्या होगी, ज़्यादा, यानी H+ के जस्ट अपोजिट होती है, जितनी ज़्यादा H+, pH उसके उतनी ही कम, ठीक है। ये इसमें अपन बोल सकते हैं एक बात, ठीक है, ये होगा अपना पॉइंट। तो यानी जो हीमोग्लोबिन O2 से जुड़ा, किसमें, कुपिका में जुड़ा, फिर ब्लड के थ्रू कहाँ पे गया, यानी आरबीसी के थ्रू कहाँ गया, अपनी टिश्यू लेवल पे गया। टिश्यू लेवल में क्या हुआ, Hb अलग और जो O2 मॉलिक्यूल है वो अलग हो गया, किस बेस पे, यानी जो आंशिक दाब जो CO2 वो ज़्यादा हो गया, वहाँ पर जो H+ है वो ज़्यादा हो गए और टेम्परेचर वो ज़्यादा हो गए, इस वजह से। इसके बाद में इसमें एक पॉइंट और आता है, यानी जो अपना 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कितना ml O2 टिश्यू को देगा, 5 ml जो O2 है वो कहाँ देगा, अपने टिश्यू को ये देगा।
यानी 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड से 5 ml O2 टिश्यू तक जाएगी। ठीक है, पॉइंट हो गया। इसके अलावा एक पॉइंट और अपन पढ़ते हैं, जो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन वो कितने ml O2 का ट्रांसपोर्टेशन करेगा? तो करेगा 15 ग्राम हीमोग्लोबिन 20 ml O2 का ट्रांसपोर्टेशन में काम में आएगा। 15 ग्राम ये और 100 ml से 5 ml O2 मिल जाएगी। ठीक है, ये हो गया अपना। इसके बाद अपन बात करते हैं CO2 का ट्रांसपोर्ट या फिर कैसे होता है। ठीक है, अगला कौन सा अपना CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मैंने अभी बताया जो CO2 है, ठीक है, इसका मेनली किस फॉर्म में होगा, किस किस में हो सकता है? तो पहले इसमें 25% किस फॉर्म में होता है? RBC। ठीक है, जो 7% है, ठीक है, ऑलमोस्ट 7%, जो बाकी 70% है ये तो होता है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। किसके? बाइकार्बोनेट फॉर्म में। ठीक है, जो 7% होता है वो किसके फॉर्म में होता है? अपना प्लाज्मा के थ्रू होता है। ठीक है, ये हो गया अपना CO2 का। अब एक चीज़ और, अपने पास 3 गैस है, O2, CO और CO2। तो सबसे ज़्यादा जो हीमोग्लोबिन है उसे जुड़ने की क्षमता किस पर डिपेंड करेगा? सबसे ज़्यादा किसकी होती है? पहले सबसे ज़्यादा होती है CO की, फिर होती है O2 की, फिर इसकी 1 नंबर 2 3। ठीक है, तो जैसे अपन कई बार देखते हैं जो O2 और अपन जैसे मान लो अपन कमरे में सिगरेट जला के सोते हैं, यानी जो भी है, तो उसकी वजह से जो CO गैस बनेगी वो O2 की तुलना में 200 गुना ज़्यादा अपनी कैपेसिटी रखती है हीमोग्लोबिन से जुड़ने के लिए। ठीक है, 200 से 300 गुना ज़्यादा इसकी जो कैपेसिटी होती है O2 की बजाय इससे जुड़ने की क्षमता। उससे क्या होगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन यानी काले रंग का यौगिक बनेगा, जिससे क्या हो सकती है? मनुष्य की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, यानी ये जो CO जुड़ा कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से, तो ये कौन सी रिएक्शन होती है? इरिवर्सिबल। कौन सी होती है? इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है, यानी वापस से, यानी इरिवर्सिबल मतलब क्या होता है? अभी क्रिया एक साइड जाए दूसरी साइड वापस नहीं आए। ठीक है, यानी ए से बी तो बने लेकिन बी से ए नहीं बने, एक ही साइड में। ये कौन सी होती है? इरिवर्सिबल। जो O2 का और जो हीमोग्लोबिन का कॉम्बिनेशन यानी फिर जुड़ना होता है, ठीक है, वो रिवर्सिबल होती है। इधर भी हो सकती है, ठीक है, इधर भी हो सकती है। ठीक है, ये हो गया थोड़ा, यानी किस फॉर्म में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कई बार जो हीमोग्लोबिन है ओजोन से भी जुड़ जाता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? मेथेमोग्लोबिन। ठीक है, मेथेमोग्लोबिन। O2 से जुड़ते ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन, CO से जुड़ते ही कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, CO2 से जुड़ते ही कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन। और कई बार मीथेन से जुड़ता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? ओजोन से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेथेमोग्लोबिन बोलते हैं। ठीक है, हो गया अपना किस फॉर्म में होता है या फिर क्या क्या बनता है। ठीक है, और वो आगे हुई बात, जो CO2 का ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से होगा? टिश्यू से लेके कुपिका में जाएगा। ठीक है, मेनली किस फॉर्म में जाएगा? अपना बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, वो भी अपन देखते हैं। ये मान लो अपना टिश्यू है, ये अपना टिश्यू है, ये अपना एलुलाई है। ठीक है, अपने को पता है CO2 यहाँ से इसमें जाएगी, तो CO2 किस में जाएगी? मेनली अब एक चीज आती है, एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनाहाइड्रेज। कार्बोनिक एनाहाइड्रेज नामक एंजाइम होता है ना। तो उसकी जो कंसंट्रेशन होती है RBC में तो क्या होती है? ज़्यादा, और जो प्लाज्मा है उसमें होती है इसकी कंसंट्रेशन कम होती है। ठीक है, जो इसकी जो सांद्रता RBC में ज़्यादा होगी, तो ठीक है। अब जो टिश्यू लेवल है तो यहाँ पर ज़्यादा कौन सी मात्रा होगी? O2 होगी या CO2? O2 तो यहाँ पर होगा कम, और जो CO2 है वो ज़्यादा, तो यहाँ पर CO2 मान लो ज़्यादा है। ठीक है, जैसे ये जो ब्लड वेसल्स है, इसमें जो ब्लड है इसके कॉन्टेक्ट में आएगा, ब्लड में क्या है? H+ ज़्यादा। ठीक है, ठीक है, ये आपस में क्या बनाएंगे? यानी H+ यहाँ पर ज़्यादा है, तो किसका फॉर्मेशन करेंगे? H2CO3 का। किसके फॉर्म में? H2CO3 का। ठीक, अब H2CO3 आगे जाएगा। ठीक है, तो ये किस में जाएगा? प्लाज्मा में। तो प्लाज्मा में क्या होता है? इसकी जो कंसंट्रेशन है कार्बोनिक एनाहाइड्रेज, इसकी जो कंसंट्रेशन कम होगी तो यहाँ पे क्या किस फॉर्म में हो जाएगा? HCO3 प्लस H+, इस फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, जो HCl3 है वो प्लाज्मा में ही
यहाँ पर कई बार क्या के प्लस होता है या फिर Na+, इससे जुड़ के क्या बना सकता है KHCO3 या फिर NaCO3, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, जैसे ये फॉर्म है, ये यहाँ तक जाएगा कुपिका में, कुपिका में क्या होगा इनका H2 अलग हो जाएगा और CO2 अलग हो जाएगी, यानी ठीक है। यहाँ से तो ये बना CO2 और H2 जो भी है ना, H2CO3 फॉर्म में, फिर ये बना, फिर ये, यानी मेनली बात क्या है, कुपिका में जाते हैं किसमें डिवाइड हो गए, CO2 अलग हो गई और H2 अलग हो गया। ठीक है, और यहाँ से बाहर निकल जाएगी। तो मैंने बोला कि कुल मिला के बात ये सामने है, यानी जो CO2 है टिश्यू लेवल पर तो क्या हुई, ट्रैप्ड हुई, ट्रैप नहीं ग्रहित करना है, नहीं इसे जुड़ी ग्रहित, टिश्यू लेवल पर तो ट्रैप्ड हुई है, नहीं यहाँ पर इसका संयोजन हुआ, फिर यहाँ जो कुपिका है वहाँ पर इसका क्या हुआ, वियोजन, क्या हो गया डायग्राम में, फिर वियोजन, यानी CO2 और H2 दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है, इस प्रकार CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है किसके थ्रू, ये तो हो गया अपना RBC के थ्रू, कितना RBC सॉरी उसमें बाइकार्बोनेट का कितना %, 70%, और बाकी वो गैसों के द्वारा से नॉर्मल होता ही रहता है। ठीक है, CO2 यहाँ से इसमें चली जाएगी। ठीक है, और बाकी जो 7% है वो किस फॉर्म में होता है, अपना प्लाज्मा के थ्रू, मैंने भी आपको बताया। मेन ये होता है किस, यानी जो CO2 का ट्रांसपोर्टेशन किस फॉर्म में होता है, अपना बाइकार्बोनेट फॉर्म में होता है। अब यहाँ पर एक बात और देखो, जैसे ही जो अपना RBC है, जो H2CO3 है, सॉरी ये किस में होता है, RBC में। ठीक है, और RBC में किस में जो होता है, HCO3 किस में जो होता है, RBC में। ये जो मैंने बताया CO2 H2O, ठीक है, CO2 और H2O, H2CO3 में बना, फिर ये RBC में ही HCO3 या फिर H+ में टूट गया, यानी बाइकार्बोनेट में टूट गया। ठीक है, और बाइकार्बोनेट टूटने के बाद में जो बाइकार्बोनेट कहाँ गया, अपना प्लाज्मा में गया, प्लाज्मा में पोटेशियम और सोडियम से क्रिया करके पोटेशियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट बना। ठीक है, और ये जो कंपाउंड है ये कहाँ जाएगा, अपनी कुपिका में, और वहाँ जाकर CO2 और H2 में अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। ये क्या होगा अपना इसका ट्रांसपोर्टेशन। और जो मैंने ये बताया RBC से, जो RBC में टूटने के बाद क्या हुआ, जो बाइकार्बोनेट है, जो बाइकार्बोनेट किस में आया, प्लाज्मा में आए। ठीक है, यानी जो बाइकार्बोनेट है वो कहाँ गए, RBC से प्लाज्मा में गए। तो जैसे प्लाज्मा में गए, यहाँ पर जो बाइकार्बोनेट की कमी हो गई, यानी माइनस की कमी होगी नेगेटिव आयन की, इसमें क्या प्रवेश होंगे, Cl-। तो जो इसकी कमी को पूरा करने के लिए, यानी इसको जो न्यूट्रल बनाए रखने के लिए, इसमें क्लोराइड आयन RBC में प्रवेश करते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट, क्या बोलते हैं इसको अपन, क्लोराइड शिफ्ट, या फिर क्या बोल सकते हैं अपन, हेम्सबर्गर इफेक्ट, हेम्सबर्गर इफेक्ट। ठीक है, ये हो गया अपना इसका इफेक्ट। मैंने अब CO2 और O2 का आपको ट्रांसपोर्टेशन मैंने बता दिया है। यानी जो मेनली बात क्या आती है, O2 की ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो O2 कहाँ पर ट्रैप्ड होगी, O2 हीमोग्लोबिन से कुपिका जो है एलुलाई वहाँ पर तो जुड़ेगी, और जो टिश्यू है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगी, O2 अलग और हीमोग्लोबिन अलग, यानी O2 पहुँच जाएगी इनडायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट रूप से। फिर CO2 की बात करें तो CO2 कहाँ ट्रैप्ड होगी, CO2 अपने जो टिश्यू है वहाँ पर हीमोग्लोबिन या फिर सॉरी जो अपना बाइकार्बोनेट है उसके फॉर्म में यहाँ पर ट्रैप्ड होगी, और फिर जाके जो अपनी कुपिका वहाँ पर पहुँचा दी जाएगी। यानी जो CO2 है उसमें जो 25% जो CO2 है, यानी RBC के थ्रू जाएगी, तो हीमोग्लोबिन CO2 को जोड़ के वहाँ तक चला जाएगा। ठीक है, और जो बाकी किस फॉर्म में जाएगा, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, CO2 प्लस हीमोग्लोबिन का कॉम्बिनेशन। और जो बाकी 70% बाइकार्बोनेट है वो मैंने आपको बता ही दिया, इस फॉर्म में जाएगा बाइकार्बोनेट, फिर ये क्लोराइड शिफ्ट वाली प्रोसेस होगी। ठीक है, इसके बाद में एक चीज़ और आती है, यानी जो O2 तो कुपिका से टिश्यू में, जो CO2 है वो टिश्यू से कुपिका या फिर एलुलाई में चले जाएगी। कुल मिला के बात ये सामने आती है। इसके अलावा इसको अपन ग्राफ के रूप में डिनोट करें तो एक चीज़ प्राप्त होती है अपना, उसको अपन बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन। कार्बन ऑक्सीजन वियोजन वक्र, ठीक है, ऑक्सीजन वियोजन वक्र है। ठीक है, ये तो गया अपना CO2। ठीक है, इस साइड अपन बात करें
O2 saturation with hemoglobin परसेंटेज, ठीक है। यानी कितनी O2 सैचुरेट हुई हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। इधर क्या आ गया अपना PO2। तो जैसे जैसे अपन ग्राफ बनाएंगे यानी स्टार्टिंग में तो क्या होगा, जैसे जैसे PO2 बढ़ेगी तो हीमोग्लोबिन है वो O2 से जुड़ेगा, ठीक है, जुड़ता जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे वो PO2 बढ़ेगा तो जो O2 सैचुरेशन है वो बढ़ता जाएगा, किसके सापेक्ष, हीमोग्लोबिन के सापेक्ष, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ गया। एक टाइम ऐसा आएगा यानी जो सैचुरेशन लेवल है वो कांस्टेंट हो जाएगा या फिर स्थिर हो जाएगा। कांस्टेंट हो गया तो आगे जाके होगा नहीं, ठीक है। तो जो ग्राफ बना है इसको अपन क्या बोलते हैं, सिग्मोइड शेप का बना है, सिग्मोइड, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, सिग्मोइड कर्व है, ठीक है। ये जो ग्राफ है अपन क्या दिखाता है, और ये जो है ना ग्राफ कांस्टेंट पीएस पर बनाया गया है, कांस्टेंट पीएस पर बनाया गया है, ठीक है। और मैंने आपको जो भी एक चीज़ बताई थी, यानी जो हीमोग्लोबिन और O2, हीमोग्लोबिन की O2 और CO2 से जुड़ने की जो कैपेसिटी है किस पे डिपेंड करती है, इनकी आंशिक दाब पे डिपेंड करती है, ठीक है, दोनों का, और H+ पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ये तो है, ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो ये जो ग्राफ है, जैसे मान लो ये जो PO2 है वो तो गई कम, CO2 H+ और टेम्परेचर ज़्यादा, ये जो ग्राफ है ना किस साइड जाएगा, लेफ्ट साइड जाएगा। यानी लेफ्ट साइड जाने मतलब क्या डिसाइड करेगा, टिश्यू लेवल पे, यानी या फिर ऐसे बोल सकते हैं हीमोग्लोबिन से CO2 का जुड़ना, ठीक है। ये लेफ्ट साइड तो हीमोग्लोबिन से CO2 का जुड़ना, और जो राइट साइड है इस साइड ग्राफ बना वो क्या क्या दर्शाता है अपने को, हीमोग्लोबिन से O2 का सैचुरेशन या फिर मतलब कितना O2 जुड़ सकता है उसकी कैपेसिटी दर्शाता है, ठीक है। जैसे ग्राफ लेफ्ट साइड स्थापित हुआ इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर CO2 है वो ज़्यादा बढ़ गई, H+ ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया। और राइट साइड जैसे ही स्थापित हुआ इसका मतलब क्या है, PO2 ज़्यादा, ये तीनों कम, ये दर्शाता है। यानी कुल मिला के जो ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है ये क्या डिसाइड करता है या फिर क्या डिनोट करता है, यानी जो हीमोग्लोबिन है उसे O2 है, इसका जो सैचुरेशन है फिर उसका जुड़ना है, उसको इसको मतलब प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, यानी ये दिखाता है। यानी लेफ्ट साइड में जैसे जाएगा तो यानी CO2 है, H+ टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और ये राइट साइड में जाएगा तो मतलब क्या डिसाइड करेगा, हीमोग्लोबिन से O2 जुड़ सकता है, फिर ये चीज़ें कम हो गई, ठीक है। यानी ये इन चीज़ों के बारे में बताता है, ठीक है। ये हो गया अपना चैप्टर खत्म। इसके अलावा इसमें एक दो टॉपिक और पढ़ते हैं, सॉरी एक दो पॉइंट और आते हैं। यानी जो अभी मैंने बताया 15 ग्राम हीमोग्लोबिन, ठीक है, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन 20 ml O2 ट्रांसपोर्टेशन करता है, 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड 5 ml O2, ठीक है, टिश्यू लेवल को जो, ठीक है, टिश्यू को देगा, ये काम की चीज़ है, ठीक है, पॉइंट आते हैं, क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। इसके अलावा 100 ml वी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी वी ऑक्सीजनित रक्त, ठीक है, वो क्या करेगा 4 ml CO2 कहाँ पर, एल्यूलाइट खुद के काम है, ये ट्रांसपोर्टेशन करेगा। 15 ग्राम हीमोग्लोबिन 20 ml O2 100 ml O2 5 ml O2 ऑक्सीजनेटेड ब्लड से 5 ml O2 मिलेगी, 100 ml वी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सॉरी, ठीक है, 4 ml CO2 एल्यूलाइट तक देंगे। तो ये अपना पॉइंट वगैरह खत्म, यानी एक्सचेंज या फिर ट्रांसपोर्टेशन अपने पढ़ा। यानी इसमें अपने क्या पढ़ा, गैसों का जो आदान प्रदान किस पे डिपेंड करेगा, उनकी जो प्रेशर ग्रेडियंट, उनकी सांद्रता यानी आंशिकता, उनकी घुलनशीलता, ठीक, किसी घुलनशीलता ज़्यादा है, जिसकी ज़्यादा उसका ट्रांसपोर्टेशन या फिर एक्सचेंज वो भी ज़्यादा। इसके अलावा अपने क्या पढ़ा था, जो ये देख लिया अपने CO2 और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व भी अपने देख लिया, और ये एक दो पॉइंट देख लिए, ठीक है। तो ये अपना हेडिंग कंप्लीट है। जो अगली हेडिंग है उसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे, जो डिसऑर्डर है रेस्पिरेटरी सिस्टम से जो भी रिलेटेड डिसऑर्डर है, अस्थमा हो गया अपना, ठीक है, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया वगैरह, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है, एम्फीसीमा वगैरह। इसके अलावा जो रेगुलेशन ऑफ जो रेस्पिरेशन है उसको भी अपन देखेंगे, यानी कौन कौन सा सेंटर होता है, जैसे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर या फिर निमोटेक्सिक सेंटर, उसके बारे में अपन देखेंगे, ठीक है। तो खत्म, ठीक है, थैंक यू।